everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. So students, this is our 11th class of 10,000 plus most important pedagogy question series और इससे पहले की जो 10 क्लासेस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। अपने बारे में बता देती हूँ, आई एम श्रुति एंड यू कैन रीड मोर अबाउट मी फ्रॉम दिस स्लाइड। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास विद क्वेश्चन नंबर 201। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 200 वीडियोस 1 to 10 में कवर कर लिए हैं, सो आज हम 201 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग स्टूडेंट्स टू रिप्रोड्यूस नॉलेज इन द सेम वे एज इट इज रिसीव्ड। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन कहता है कि स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि जैसा उनको पढ़ाया गया है वैसी ही नॉलेज वो लोग अपनी शो करें या उसी तरह की जो नॉलेज है उसको रिप्रोड्यूस करें, जो भी पढ़ाया गया है बस यूं का यूं ही वो हमें दिखाएं। ऐसा करने से क्या होगा? स्टूडेंट से सीटेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए इज़ एन इफ़ेक्टिव असेसमेंट स्ट्रैटेजी, कि ऐसा करने से जो है जो हमारी असेसमेंट है, जो हम बच्चों का आकलन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बी इज़ प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इंडिविजुअल्स इंटरप्रेट एक्सपीरियंसेस एंड डू नॉट रिप्रोड्यूस नॉलेज एज इट इज़ रिसीव्ड, कि ये जो ऐसा करना है कि भाई जैसा बच्चों को पढ़ाया गया है और बच्चे वैसा ही रिजल्ट दें, ये जो है एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, क्योंकि बच्चे जो है वो नॉलेज को इंटरप्रेट करते हैं या एक्सपीरियंस को इंटरप्रेट करते हैं कि वो अपने तरीके से देखते हैं, लेकिन जब उनको जैसा पढ़ाया है वैसा ही रिजल्ट अगर हम लोग उनसे मांगते हैं तो उनकी जो नॉलेज है वो रिप्रोड्यूस नहीं होती है, वो नई नहीं हो पाती है। या सी इज़ गुड सिंस वी रिकॉर्ड एवरीथिंग एज इट इज़ इन आवर ब्रेन्स, कि ये अच्छा है क्योंकि हम जो है जो भी हमारे माइंड में होता है उसी चीज़ को ऐसे के ऐसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। या फिर डी इज़ गुड सिंस इट इज़ ईजी फॉर द टीचर टू असेस, कि ये अच्छा होता है क्योंकि अब जो इससे है टीचर बहुत अच्छे से आकलन कर सकती है बच्चों को, बहुत अच्छे से बच्चों का असेसमेंट कर सकती है, क्योंकि जो टीचर ने पढ़ा है उसको ऐसा का ऐसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कि ऐसी सिचुएशन बच्चों के साथ करना कि बच्चों को बोल दिया बस जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों ने बस उसी को ही रट लेना है, उसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं करनी। ऐसा कहने से या ऐसा करने से ये बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खुद से अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई नई चीज़ को डेवलप करते हैं, जिसका मौका टीचर ऐसी सिचुएशन में नहीं देती है, जिससे क्या होगा, जैसा बच्चे को पढ़ाया वैसी चीज़ को रट लेगा, उसको कोई नई नॉलेज नहीं मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों को देना ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि वो नॉलेज उस बच्चे को समझ ना आए, हो सकता है वो किसी और तरीके से समझे। तो इस तरह की जो सिचुएशन है ये हेल्पफुल नहीं है, बल्कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बच्चों के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनसीएफ फॉर इनकलकेटिंग वोकेशनल ट्रेनिंग एट स्कूल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा वो सब्जेक्ट है जो कि एनसीएफ से स्टार्ट किया गया था, जिसमें कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी स्कूल लेवल पे। वोकेशनल यानी कि अगर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो उसके साथ साथ कोई और अपना जो है वो काम कर लेंगे। अगर वो पूरी एजुकेशन अपनी कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि वो अपना कोई और काम शुरू कर सकें। सो फर्स्ट इज़ पॉलीटेक्निक, सेकेंड इज़ SUPW, थर्ड इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फोर्थ इज़ कंप्यूटर इंफॉर्मेशंस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ ने जो है वो SUPW ये ट्रेनिंग को स्टार्ट किया था, जिसमें कि बच्चों को जो है पूरे हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस ऐसी दी जाती थी जिसमें कि बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे कि उनको पॉटरी सिखाई जाती थी या उनको कोई क्राफ्ट का काम सिखाया जाता था या उनको गार्डनिंग सिखाई जाती थी। इस तरह की चीज़ें उनको सिखाई जाती थी ताकि अगर बच्चा जो है वो अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाए और उसके बाद उसको कोई नौकरी ना मिले तो कम से कम वो अपना गुजारा करने के लिए कोई ऐसा काम कर ले जिसकी उसको ट्रेनिंग मिली हुई हो। तो इसके लिए SUPW जो है ये एनसीएफ ने स्टार्ट कराया था। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज SUPW। ओके, क्वेश्चन नंबर 203 देख लेते हैं।
विच ऑफ द स्किल्स डू यू कंसिडर मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर? स्टूडेंट से KVS 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर 4 स्किल्स दी गई हैं, उनमें से कौन सी सबसे एसेंशियल है जो कि एक टीचर के अंदर होनी चाहिए? फर्स्ट, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड टेक्स्ट थॉरली, कि बच्चों को हेल्प करना कि जो भी उनका टेक्स्ट है या जो भी उनकी बुक में लिखा गया है बच्चे उस लिखे हुए को अच्छे से समझ लें। या सेकेंड, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन डू ऑल द एक्सरसाइजेज, कि बच्चों की हेल्प करना कि बुक में जो भी एक्सरसाइज दी गई हैं उनको सॉल्व कर पाए बच्चे। थर्ड इज़ एबिलिटी टू रेज पॉसिबल एक्शंस फ्रॉम द टेक्स्ट, कि जो भी हमारी बुक्स हैं उसमें से कोई इस तरह के एक्शन को ढूंढना ताकि जो है बच्चों को नए तरीके से पढ़ाया जा सके। या फोर्थ, एबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन ओपिनियंस ऑन द टेक्स्ट, कि बच्चों को ही इस तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराना कि जो भी बुक में दिया गया है बच्चे खुद से ही अपना ओपिनियन बनाए, खुद से ही बुक को पढ़ें और उसमें से नई नई चीज़ें ढूंढें और खुद से ही अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने हमेशा यही पढ़ा है कि बच्चा जब तक खुद से करके नहीं सीखेगा उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर 4 ही सही है कि जो बच्चा है वो खुद से ही कोई चीज़ को अपने आप से नया ओपिनियन बनाए, बुक को पढ़ के कोई नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे। यही एक टीचर का मेन रोल होता है कि वो अपने बच्चे को खुद से ही नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करे ताकि उसके माइंड पे थोड़ा प्रेशर आए, जिससे कि उसका दिमाग थोड़ा चलेगा और बच्चे का दिमाग चलेगा तो वो कोई नई चीज़ को सीखेगा और जब भी बच्चा नई चीज़ को सीखता है वो नॉलेज उसकी परमानेंट नॉलेज बन जाती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड राइटिंग कंसिस्ट्स ऑफ, कि जो अच्छी राइटिंग होती है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? फर्स्ट, नीटनेस, कि वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। सेकंड, करेक्टनेस, कि वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज़ कंप्लीटनेस, कि आप अगर कुछ चीज़ लिख रहे हो तो उसको कंप्लीट करके छोड़ो, उसको आधा अधूरा मत छोड़ो। या फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, हम देख पा रहे हैं कि जो तीनों की तीनों ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये करेक्ट है एक अच्छी राइटिंग के लिए। आपकी राइटिंग जो है वो नीट भी होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हैं वो सही भी होना चाहिए, और थर्ड है कि जो भी आप लिख रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए जो भी आपने लिखा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 205। द टीचर इन द क्लासरूम मेक्स एफर्ट्स, कि जो टीचर है वो क्लासरूम में एफर्ट्स लगाती है, किस लिए? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि किस लिए एक टीचर जो है क्लास में एफर्ट्स लगाती है। स्टूडेंट्स, ये HTET 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, कि बच्चों को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। सेकंड, टू प्रोवाइड सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो इस तरह का बनाया जाए कि बच्चों को जो है वो सपोर्ट मिले कोई भी नई नॉलेज को सीखने में। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट, कि बच्चों को ये जो है अपॉर्चुनिटी दी जाए कि जो भी उन्होंने सीखा है उसको वो रिफ्लेक्ट करें, यानी कि बच्चों से अगर हम क्वेश्चन करें तो बच्चों ने अगर हमारे नॉलेज को अच्छे से लिया है तो वो उस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाएँ, यानी कि वो जो भी सीखा उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाएँ। या फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट्स, तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द लेवल दैट इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू ग्रास्प मीनिंग ऑफ अ मटीरियल इज़, कि वो कौन सा लेवल है जिसमें कि कोई भी अगर हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़ को तो उसका हम मतलब समझ सकते हैं, उस लेवल को कौन सा लेवल कहा जाता है? फर्स्ट, नॉलेज, सेकंड, एप्लीकेशन, थर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, या फोर्थ, सिंथेसिस। सो स्टूडेंट्स, जो वो लेवल होता है जिसमें कि हम जो भी मटेरियल को पढ़ रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और उसका जो मतलब है वो हम समझ पाएँ, उस जो मतलब को हम ग्रैस्प कर पाएँ, ये जो लेवल होता है ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन लेवल में होता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 207। व्हाट इज़ और आर द बेनिफिट्स ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग? स्टूडेंट्स, ये DSSP 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि जो हमारी कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है उसका क्या बेनिफिट होता है। आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इन तीनों में से ठीक है। फर्स्ट, स्टूडेंट्स लर्न टू वर्क विद डाइवर्स टाइप्स ऑफ पीपल, के जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम कर पाते हैं।
Second, students learn to relate to their peers and other learners as they work together in group enterprises. कि जो बच्चे हैं वो अपने peers के साथ, यानी कि जो उनके साथ काम कर रहे हैं और बच्चे उनके साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग जो है वो एक सेम गोल के लिए काम करते हैं, तो वो आपस में अपनी नॉलेज से रिलेट कर पाते हैं एक दूसरे को. या थर्ड, स्टूडेंट्स टेक मोर ऑनरशिप ऑफ देयर मटेरियल. कि जो बच्चे जो भी काम कर रहे हैं उसकी ऑनरशिप एक बच्चे में आ जाती है कि मैंने ये काम किया है. एंड थिंक क्रिटिकली अबाउट रिलेटेड इश्यूज व्हेन दे वर्क एज अ टीम. और जो उसी तरह के जो रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में वो बहुत गहराई से सोचते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम एक टीम का काम कर रहे हैं, तो जो भी हम काम करेंगे वो हमने अपना खुद से ही किया है, तो उनके अंदर एक ऑनरशिप आ जाती है. सो स्टूडेंट्स, हम लोग देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं कि वो अलग अलग लोगों से भी मिलते हैं. कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता क्या है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें कि अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स को डाला जाता है और वो सब मिलकर एक किसी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं. तो फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है कि वो अलग अलग तरह के बच्चों के साथ काम करेंगे. सेकंड भी ठीक है कि वो अपनी नॉलेज को रिलेट कर पाएंगे दूसरे अपने साथी बच्चों के साथ. और थर्ड, कि जो भी वो कर रहे हैं उनके ऊपर उनको अपनी ऑनरशिप फील होगी कि ये काम हमने किया है. तो तीनों ही ठीक हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 1, 2 एंड 3. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द मेथड इन विच टीचिंग इज डन बाय शोइंग प्रूफ्स एंड रीजंस इज कॉल्ड एज. कौन सा वो मेथड है टीचिंग का जिसमें कि हम प्रूफ्स और रीजंस के बेसिस पे टीचिंग करते हैं. फर्स्ट, लेक्चर्स. सेकेंड, डेमोन्स्ट्रेशंस. थर्ड, ट्यूटोरियल्स. या फोर्थ, डिस्कशंस. सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियरली दिख रहा है कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं उन्हीं में ही हम लोग प्रूफ्स और रीजंस पे काम करते हैं. कैसे प्रूफ्स एंड रीजंस पे काम करते हैं कि हम कोई भी चीज़ को जब बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हैं तो उनको जो है एक लाइव चीज़ देखने को मिलती है, जिसके बेसिस पे हम दिखा पाते हैं कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीज़न है. और प्रूफ इसलिए है क्योंकि वो उन बच्चों के सामने लाइव चल रहा है, तो उनके सामने ये प्रूफ है उस चीज़ का. तो प्रूफ्स और रीजंस के बेसिस पे कौन सा टीचिंग मेथड काम करता है? हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डेमोन्स्ट्रेशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. हु वॉज द एक्सपोनेंट ऑफ मल्टी फैक्टर थियोरी. स्टूडेंट से PS टेट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कहता है कि जो मल्टी फैक्टर थियोरी थी उसको किसने दिया था. फर्स्ट, थॉर्नडाइक. सेकेंड, स्किनर. थर्ड, पियाजे. या फोर्थ, थर्स्टन. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मल्टी फैक्टर थियोरी जो है ये इंटेलिजेंस की थियोरी थी, जिसमें कि कहा गया था कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो एक फैक्टर उस इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट नहीं करता है, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी इंटेलिजेंस को बढ़ाते या घटाते हैं. तो ये जो थियोरी थी, ये थियोरी दी थी थॉर्नडाइक ने. सो मल्टी फैक्टर थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, या उसको हम सिर्फ मल्टी फैक्टर थियोरी भी बोल देते हैं, ये दी गई थी साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक द्वारा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज थॉर्नडाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द मेथड ऑफ टीचिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू अ लार्ज क्राउड इज कॉल्ड. कि एक ऐसा टीचिंग मेथड जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ पढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, उस मेथड को क्या कहते हैं. फर्स्ट, ग्रुप डिस्कशंस. सेकेंड, पैनल डिस्कशन. थर्ड, लेक्चर मेथड. या फोर्थ, नन ऑफ दीज. सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब एक बहुत बड़ी मात्रा में जब लोग होते हैं और उनको पढ़ाना होता है तो उस टाइम पर कोई और मेथड इतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता, बट एक लेक्चर मेथड जो होता है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है. क्योंकि लेक्चर मेथड में आप क्या करते हैं कि आप सामने खड़े होकर के काफ़ी सारे लोगों को एक साथ आप पढ़ा सकते हैं. तो जब हम लार्ज क्राउड को हमने पढ़ाना होता है उस टाइम पे सबसे बेनिफिशियल जो मेथड होता है वो हमारा होता है लेक्चर मेथड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज लेक्चर मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज इज नॉट अ सूटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिव चिल्ड्रेन लर्न. कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं हमारी क्लास में, उनको कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका जो है वो ठीक नहीं माना गया है. स्टूडेंट से सीटेट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट इज़ ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग. कि ऐसे बच्चों को है जो एक नॉर्मल बच्चे पढ़ पाते हैं उनसे थोड़ा हटके कोई और तरीके से पढ़ाया जाए. सेकेंड, इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली स्केड्यूल. कि उनके डेली स्केड्यूल में फिजिकल एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व कराया जाए.
थर्ड, रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, कि जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, वो यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं, तो जब वो ऐसे काम करते हैं तो उनको डांटा जाए या फटकारा जाए। या फिर फोर्थ, ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, कि जो भी हम उनको काम दे रहे हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में उनको बांट दिया जाए और फिर उसके बाद उन बच्चों से वो काम कराया जाए, उनको मैनेज कराया जाए। सो स्टूडेंट्स, ऑप्शन से ही क्लियर है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो हाइपर एक्टिव है, चाहे वो नॉर्मल है, या किसी भी तरह का बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को डांट के उसके साथ काम करोगे तो वो बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। तो ऑप्शन से ही क्लियर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि अगर आप एक बच्चे को डांटोगे, जो हाइपर एक्टिव बच्चा है अगर वो रेस्टलेस है, यानी कि वो यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रहा है, तो उसके लिए आप डांटोगे तो वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ टीचिंग स्किल ट्रेनिंग इज, कि जो हमारी टीचिंग स्किल ट्रेनिंग होती है उसका मेन डिटर्मिनेंट कौन है, यानी कि उसको मेनली डिटर्मिनेंट एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेन जो उसमें इंसान को माना जाता है वो किसको माना जाता है। फर्स्ट कंपोनेंट्स, सेकंड प्यूपिल टीचर, थर्ड सुपरवाइज़र, या फोर्थ हेडमास्टर। सो स्टूडेंट, सबसे मेन जो हमारी टीचिंग स्किल ट्रेनिंग होती है उसमें एक सुपरवाइज़र को माना जाता है, क्योंकि सुपरवाइज़र क्या करता है कि वही हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है, वही हर एक चीज़ को हैंडल करता है कि किस तरीके से क्या चीज़ चल रही है। अगर टीचर्स को ट्रेनिंग करानी है तो उसके लिए वो हर एक चीज़ को खुद से ही मैनेज करता है, कि कोई भी एक्टिविटी करानी है उसको भी वही ऑर्गेनाइज़ करता है, कोई नॉलेज देनी है उसको भी वही ऑर्गेनाइज़ करता है, कोई और काम करना है, हर एक चीज़ को जो है एक सुपरवाइज़र ही हैंडल करता है। तो मेन डिटर्मिनेंट जो होता है टीचिंग स्किल ट्रेनिंग का वो सुपरवाइज़र होता है, क्योंकि अगर सुपरवाइज़र ही नहीं होगा तो ट्रेनिंग हो ही नहीं पाएगी। तो मेन जो फैक्टर है टीचिंग स्किल ट्रेनिंग का, दैट इज़ द सुपरवाइज़र। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ अ मल्टी लेवल सिचुएशन इज़, कि जो हमारी मल्टी लेवल सिचुएशन होती है उसके साथ मेन इशू या मेन प्रॉब्लम क्या होती है। स्टूडेंट्स, एक KVS 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट, सीकिंग कोऑपरेशन अमंगस्ट स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे हैं अलग अलग लेवल के और अलग अलग ग्रेड्स के, उनसे जो है आपस में कोऑपरेशन उन बच्चों को सिखाया जाए कि आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करें। सेकेंड, क्लास साइज एक्सीडिंग 30, कि जो क्लास साइज है वो 30 बच्चों से ज़्यादा का हो। थर्ड, एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स साइमल्टेनियसली, कि अलग अलग लेवल के बच्चे और अलग अलग ग्रेड्स यानी कि अलग अलग क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। फोर्थ, अरेंजिंग अप्रोप्रिएट TLM, कि जो अप्रोप्रिएट TLM है उसको अरेंज करना। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा मल्टी लेवल सिचुएशन होती है वो क्या होती है। मल्टी लेवल सिचुएशन होती है जिसमें कि अलग अलग लेवल के, यानी कि उसमें इंटेलिजेंट भी होते हैं, उसमें स्लो लर्नर्स भी होते हैं, उसमें नॉर्मल बच्चे भी होते हैं, प्लस वो अलग अलग क्लासेस के होते हैं। ऐसी सिचुएशन मेनली तब होती है जब टीचर्स की स्कूल में शॉर्टेज हो जाती है और एक टीचर को 2 या 3 क्लासेस हैंडल करने को दी जाती हैं। उस टाइम पे क्या होती है कि अलग अलग क्लासेस को एक ही रूम में वो टीचर बिठा लेती है और सभी क्लासेस को वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ हैंडल करती है। सो ये हमारी मल्टी लेवल सिचुएशन होती है। सो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मल्टी लेवल सिचुएशन में, कि अलग अलग ग्रेड के या अलग अलग क्लास के बच्चे और अलग अलग लेवल के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ हैंडल किया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एड्रेसिंग द लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट लेवल स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 214। पपेट्स आर अ टाइप ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ये हमें पता है कि पपेट्स जो होती हैं वो नॉन प्रोजेक्टेड एड होती हैं। एड्स ऑफ टीचिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पपेट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी एक पपेट की टाइप नहीं है। फर्स्ट, स्ट्रिंग पपेट, कि ऐसी पपेट जिसके कि धागे बंधे होते हैं और धागों को मूव करके पपेट मूव करती है। सेकंड, फीट पपेट। थर्ड, स्टिक पपेट, यानी कि एक जो स्टिक होती है उसके ऊपर पपेट को चिपकाया जाता है और बच्चों को दिखाया जाता है। या फोर्थ, शैडो पपेट, यानी कि हम अपने हाथों से या किसी और चीज़ से शैडो बनाते हैं और शैडो में ही आपको जो है कोई ना कोई एक ऐसी फिगर दिखाई देती है।
सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ फीट पपेट, क्योंकि फीट पपेट नाम का कोई पपेट नहीं होता है। स्ट्रिंग पपेट भी होता है, स्टिक पपेट भी होता है, शैडो पपेट भी होता है, लेकिन फीट पपेट नाम की कोई पपेट नहीं होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू एनकरेज चिल्ड्रेन टू पुट इन एफर्ट्स इन देयर स्टडीज़ टीचर्स नीड टू, कि बच्चों को इस चीज़ के लिए एनकरेज किया जाए कि वो अपनी पढ़ाई में अपने एफर्ट्स डालें। बच्चों को उनकी पढ़ाई में एफर्ट्स डालने के लिए एनकरेज करना बच्चों को, उसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स इस ईटे 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए स्कोल्ड द चाइल्ड, बच्चे को डांटना चाहिए। बी कंट्रोल द चाइल्ड, कि बच्चे को काबू करके रखना चाहिए। थर्ड और सी कंपेयर द चाइल्ड विद अदर्स, कि बच्चे को दूसरों के साथ कंपेयर करना चाहिए। या डी मोटिवेट द चाइल्ड, कि बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स ऑप्शन से ही क्लियर है कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ मोटिवेट द चाइल्ड, कि हमें बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में एफर्ट्स लगाए कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। यही एक टीचर का रोल होना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ स्टूडेंट हु हैज़ लेस देन 20 IQ लेवल आर सफरिंग फ्रॉम, कि एक ऐसा बच्चा है जिसका लेवल जो है वो 20 से नीचे है। एक बच्चे का IQ लेवल 20 से नीचे है तो वो कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? फर्स्ट सीवियर लर्निंग डिसेबिलिटी, सेकंड मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी, थर्ड प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी, या फोर्थ माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि अलग अलग IQ लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग बच्चों को जो है कैटेगरीज़ में डाला जाता है। यहाँ पर पूछा गया है कि 20 IQ से नीचे का वो बच्चा है तो वो कौन सी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है? स्टूडेंट वो प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहा है। एक बार हम देख लेते हैं कि डिफरेंट IQ लेवल्स जो होते हैं उनमें किस किस तरह के बच्चों को डाला जाता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर, जिसमें कि एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कैटेगरी लिखी गई है और राइट हैंड साइड में IQ लेवल्स लिखे गए हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, और इसका IQ लेवल है 50 to 55 टू अप्रॉक्सीमेटली 70। ये जो लेवल है IQ का, इसमें जो है बच्चे माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। इसका IQ लेवल है 35 to 40 टू 50 to 55। इस IQ लेवल में बच्चे जो है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। इसका IQ लेवल है 20 to 25 टू 35 to 40। तो इस IQ लेवल पे सीवियर मेंटल रिटार्डेशन होता है बच्चों को। और लास्ट देख लेते हैं प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। इसका लेवल है बिलो 20 और 25, कि 20 से नीचे के जो होते हैं ये प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन से सफ़र करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि बिलो 20 IQ लेवल का बच्चा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज प्रोफाउंड लर्निंग डिसेबिलिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 217 देख लेते हैं। द चाइल्डहुड स्टेज इज़, कि जो चाइल्डहुड स्टेज होती है वो क्या होती है या कौन सा उसका टाइम पीरियड होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। स्टूडेंट्स ये HT 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 3 ईयर्स, कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 3 साल की उम्र को चाइल्डहुड कहा जाता है। सेकंड फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स ऑफ एज, 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को चाइल्डहुड कहा जाता है। थर्ड 6 to 12 ईयर्स ऑफ एज, 6 से 12 साल की जो उम्र होती है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है। या फोर्थ 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज, जो 2 से 12 साल की उम्र होती है उसको चाइल्डहुड कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जो 2 से 12 ईयर्स ऑफ एज होती है उसको उसको चाइल्डहुड कहा जाता है। अब चाइल्डहुड भी जो है वो 2 स्टेजेस में बटा होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 to 6 ईयर्स और लेटर चाइल्डहुड होता है 6 to 12 ईयर्स। सो स्टूडेंट्स इस टोटल जो एज ग्रुप है या 2 to 12 ईयर्स की जो एज है, इस पूरी एज को चाइल्डहुड कहा जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 2 to 12 ईयर्स ऑफ एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 218। इनसाइड लर्निंग फॉल्स अंडर डैश साइकोलॉजी। जो इनसाइड लर्निंग है वो कौन सी साइकोलॉजी के अंदर हम उसको कंसिडर करते हैं, ये आपको बताना है। फर्स्ट साइको एनालिस्ट, सेकेंड बिहेवियरल, थर्ड कॉग्निटिव या फोर्थ फंक्शनल।
सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इनसाइड लर्निंग है ये हमारी बिहेवियरल साइकोलॉजी में आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ बिहेवियरल, क्योंकि इसमें जो है हम किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का बिहेवियर स्टडी करते हैं, इसलिए इसको बिहेवियरल साइकोलॉजी में डाला गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज़ बिहेवियरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस ह्यूमन इंटेलिजेंस इज। स्टूडेंट्स, ये PS टेट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि जो भी इंसान की इंटेलिजेंस को इफ़ेक्ट करता है। फर्स्ट हेरिडिटी, सेकंड एनवायरनमेंट, थर्ड बोथ 1 and 2 या फोर्थ नन ऑफ द अबव। सो स्टूडेंट, हमारी जो साइकोलॉजी की सीरीज़ है उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी या किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस होती है उसके ऊपर उसकी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ह्यूमन की इंटेलिजेंस को कौन इफेक्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज़ बोथ 1 and 2, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही प्रभाव डालती हैं किसी भी इंसान की इंटेलिजेंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 220। अकॉर्डिंग टू फ्रूड देर आर डैश साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, कि फ्रूड के अकॉर्डिंग कितनी साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट 4, सेकेंड 3, थर्ड 6 या फोर्थ 5। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि फ्रूड जो है इन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी जिसमें कि उन्होंने 5 स्टेजेस का जिक्र किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 5। एक बार की नोट्स देख लेते हैं कि कौन सी वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस थी जो कि फ्रूड ने दी थी। फ्रूड गेव 5 साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दैट इज़ ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंट एंड जेनिटल। ये 5 स्टेजेस थी जो कि फ्रूड ने दी थी और हर एक स्टेज के अपने कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे और हर एक जो स्टेज है वो कुछ एज ग्रुप से रिलेटेड है, जिसके बारे में हम लोग अपनी जो साइकोलॉजी सीरीज़ है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पर हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितनी स्टेजेस दी थी फ्रूड ने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की। सो स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज़ 5। फ्रूड ने 5 स्टेजेस दी थी। ओके स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है और हमने 220 क्वेश्चन तक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs थे उनको कवर कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आपका कोई भी डाउट या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो PDF फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।